हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर बाय ने एक रूफटॉप पर अपना सारा सेटअप किया हुआ होता है और वहाँ पर उसने उन सारे लोगों को बुलाया हुआ होता है जिन्होंने लूनर एक्लिप्स को एक्सपीरियंस करना था। वो उनको बताता है कि मैं अभी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है इसके बाद तुम लोग फॉर्मेट हो जाओ और उसी पॉइंट पर पहुँच जाओ जहाँ से आप लोग इंटरलॉक हुए थे। इस बीच की सारी मेमोरीज भी जा सकती हैं, इसलिए अगर कोई नया पासवर्ड लगाया है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। अब ये बात सुनने के बाद म्याओ काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपना और वोंग का साथ बिताया समय नहीं भुलाना चाहता था। अब इसके बाद हर कोई अपनी एक लास्ट विश करता है, तो वो कहता है मेरी विश है कि कॉफी हमेशा खुश रहे। अब उसने बहुत मीनिंगफुल बोला था क्योंकि वोंग भी अक्सर उसकी डॉग कॉफी में बदल जाती थी। अब इतने में लूनर एक्लिप्स हो जाता है। डॉक्टर बाय मशीन के थ्रू देखता है कि उनमें काफी सारे बदलाव आए हैं उनके सिग्नल्स में, और थोड़ी देर बाद जब वो लोग आंखें खोलते हैं तो वो टेस्ट करता है कि क्या वो लोग इंटरलॉक्ड हैं कि नहीं। पहले उनको लगता है कि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन इतने में वोंग को गुस्सा आता है और वो कॉफी में बदल जाती है। वेल इन शॉर्ट वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। अब म्याओ यहाँ पर वोंग को शांत कराता है और उसका मूड ठीक हो जाता है। अब सान की हर दफा यही कोशिश होती थी कि वो किसी तरह से वोंग को और म्याओ को अकेला छोड़ दे ताकि उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। आज भी वो कुछ ऐसा ही करती है। वो दोनों काफी डिसअपॉइंट हो गए थे, तो वो लोग इकट्ठे एक जगह पर खाना खाने जाते हैं और साथ में ड्रिंक भी करने लगते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर बाय आता है सबसे पहले म्याओ के पास और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी बॉडी में बदलाव के बारे में उसे क्वेश्चंस करने लगता है। इसी बीच उसे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है और वो ये है कि एक्चुअली म्याओ ने हार नहीं मानी है। वो अपने नए बिजनेस के बारे में आजकल आइडियाज कलेक्ट कर रहा है और उसने एक जबरदस्त सा प्लान भी बनाया हुआ है, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कब करेगा, ये उसने फैसला अभी नहीं किया। और यहीं पर ही म्याओ को भी पता चलता है कि वोंग अपना स्टोर छोड़ रही है, तो वो भी डॉक्टर बाय के साथ उसी के स्टोर पर आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम ये काम मत छोड़ो, तुम ऑनलाइन बिजनेस में अच्छी नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर वो वोंग की स्ट्रेंथ उसे बताता है, तो वो ये थी कि उसकी डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त थी और वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती थी। जबकि म्याओ की सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ ये थी कि वो मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में बहुत जबरदस्त था। अब यहाँ पर सान आइडिया देती है कि क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ, एक दूसरे की वीकनेस को कवर करोगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाओगे। पहले तो वो दोनों हेजिटेट करते हैं, लेकिन बाद में उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों बिजनेस पार्टनर के तौर पर हाथ मिलाते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग एक नया ब्रांड स्टार्ट करेंगे। और फिर यही फैसला होता है कि डिजाइनिंग और इन्वेंट्री का सारा काम वोंग करेगी, जबकि बाहर का दूसरा काम और ऑफिस की मैनेजमेंट ये म्याओ देखेगा। अब उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत थी। म्याओ कहता है कि पैसे की तुम फिक्र ना करो, वो मैं अरेंज कर लूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मैसेज आता है कि जो उसने लोन के लिए अप्लाई किया था वो डिसअप्रूव हो गया है। अब उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि उसका जो अपार्टमेंट है वो सेल कर दे। अब वो एक डीलर के पास जाता है, तो अब वो जगह जगह जाकर रेंट के लिए अपना घर देख रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी घर पसंद नहीं आया था। उधर वोंग अलग परेशान थी क्योंकि उसकी लैंडलॉर्ड ने उसका रेंट बढ़ा दिया था। अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं किसी को अपने साथ शेयरिंग पर रख लूं, इस तरह से उसके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन वो दोनों ये बात एक दूसरे से छुपा लेते हैं। और उसके बाद जब वो लोग एक दफा फैब्रिक लेने के लिए एक सप्लायर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर म्याओ इतनी अच्छी बातें करता है कि वो सप्लायर उसकी दीवानी ही हो जाती है और उसे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वोंग का बॉयफ्रेंड है। वोंग हैरान थी कि उसे जिस तरह से कस्टमर से और जिसके साथ साथ सप्लायर से बात करना आता है, ये बहुत बड़ी स्किल है जो कि वोंग में लैक करती थी। वहाँ से वापसी पर दिखाते हैं कि बस में म्याओ के कंधे के ऊपर वोंग सर रखकर सो जाती है, लेकिन म्याओ बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो पीछे की सीट पर चला जाता है। लेकिन वोंग कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है कि जैसे शायद ये मुझसे तंग आ गया है या मेरे करीब नहीं आना चाहता। म्याओ का घर तो सेल हो गया था और उसे नया कोई घर रेंट पर मिला नहीं था, तो वो सोचता है कि थोड़े दिनों के लिए मैं क्यों ना रात को जाकर वोंग के स्टोर में ही सो जाया करूं। अब जब वो उसके स्टोर में जाता है तो वहाँ पर स्टोर के बाहर एक आंटी गुजर रही थी। वो आंटी वोंग को अच्छे से जानती थी। वो उसे कहती है कि कोई गुंडा है या शायद चोर है जो तुम्हारे स्टोर में घुसा हुआ है, इसलिए तुम फौरन से आ जाओ। अब उन दोनों को उसकी शक्ल नहीं नजर आई थी, लेकिन ये पता चल गया था कि अंदर कोई है, तो वो लोग फौरन से पुलिस को भी कॉल कर लेते हैं और उसके बाद स्टोर में अंदर घुसकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन जब तक कंफ्यूजन क्लियर होती, म्याओ की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी।
अब वो दोनों दोबारा से उसी पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे हुए होते हैं और उसे दोबारा से यही लगता है कि ये दोनों कपल हैं और वॉन्ग ने गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो उनको फिर से कहता है कि सुलह कर लो वरना तुम लोगों की फैमिलीज को बुला लूंगा। और तो और उसका ये भी रूल था कि जब किसी की सुलह होती थी तो वो जाते हुए एक दूसरे को हक भी करते थे। अब वहाँ पर जो आंटी थी वो जाते जाते किसको हक करती, वो पुलिस ऑफिसर को ही हक कर लेती हैं और यहीं से ही हमें पता चलता है कि वो दोनों सिंगल हैं और यहाँ से उनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों ही परेशान होकर बैठे हुए होते हैं सान और बाई के पास, जो उनको एक जबरदस्त सा मशवरा देते हैं और वो यही था कि क्यों ना तुम दोनों एक ही घर भी शेयर कर लो। देखो, वॉन्ग को रेंट का मसला है और म्याओ के पास रहने के लिए जगह नहीं है। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम दोनों तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो। तुम दोनों कौन सा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो। वो दोनों फौरन से ये बात कंफर्म करने के लिए कहते हैं कि हाँ हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए हम घर शेयर कर सकते हैं। तो अब फाइनली कैट और डॉग भी इकट्ठे रहने लगेंगे। यहाँ पर म्याओ जब अपने कपड़े सेट कर रहा होता है तो वॉन्ग उसकी ड्रेसिंग देखकर कहती है कि तुम में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मुझे फैशन में तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात तो म्याओ भी एडमिट करता था कि फैशन सेंस में वॉन्ग उससे काफी आगे है। तो वॉन्ग अब उसके साथ शॉपिंग पर जाती है। वो चाहती थी कि नए ऑफिस में उसकी एक नई लुक हो, नए बिजनेस के साथ। अब वो अपनी पसंद से उसे रेडी कराती है। उसकी हेयर स्टाइलिंग, उसकी ग्रूमिंग, सारा कुछ वो अपनी पसंद का करती है और वो दोनों बहुत परफेक्ट लग रहे थे। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, वो तो कैट और डॉग हमेशा से आपस में करते हैं, वो अब भी करते रहते हैं। लेकिन एक घर में रहते हुए उन दोनों को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो एक छोटा सा स्टूडियो था और उन्हें बहुत सी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। उधर हमें वॉलनट में दिखाते हैं, वहाँ पर एक नया सीईओ आ जाता है जिसका नाम मिस्टर हाउ था। लेकिन मिस्टर हाउ थोड़ा सा ठरकी टाइप का इंसान था। वो वहाँ पर शीशी पर लाइन मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो मैरिड है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और ये बात उनको बर्दाश्त ही नहीं होती कि ये उनके मिस्टर मियाओ की जगह लेकर बैठा हुआ है। तो इसी बात को दिल पर लेकर कैन, ली और साथ में शीशी भी वहाँ से रिजाइन करके जॉबलेस होकर बाहर निकल आते हैं। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि जैसा कि मियाओ और वॉन्ग दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसीलिए उन्हें एक घर में रहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। और वैसे भी उन दोनों का रहने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। कुछ चीजों पर वॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करती है तो कुछ पर मियाओ। अब एक दिन जब वो घर में वापस आते हैं तो देखते हैं कि वाटर पाइप लीक हो रहा है। तो वो फौरन से कहता है उसे कि जाओ और पावर सप्लाई ऑफ कर दो वरना पानी में करंट आ जाएगा। लेकिन वॉन्ग इस तरह की टेक्निकलिटीज नहीं जानती थी। यहाँ पर म्याओ उसके पीछे आता है और जब वॉन्ग मुड़ती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। म्याओ बहुत हैंडसम था और वो उसके इतना क्लोज खड़ा हुआ था। वो तो उसे अवॉइड करना चाहती थी, जबकि म्याओ आगे से लंबी लंबी बातें करने लगता है। अब वो इतनी तंग आती कि उससे लड़ाई ही कर लेती है ताकि एक दफा तो वो मुझसे दूर जाए, क्योंकि म्याओ को रेजिस्ट करना वॉन्ग के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब एक दफा वो लोग यही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि अपने ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए और साथ ही साथ एक दूसरे पर टॉन्ट भी करते हैं कि वॉन्ग के पिछले ब्रांड का नाम सन रे था और उसमें रे शब्द था जो कि उसके पिछले बॉयफ्रेंड का भी नाम था। लेकिन वॉन्ग कहती है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और तुम मुझे क्या बोल सकते हो, तुम्हारे अपने ब्रांड का नाम वॉलनट था, कितना ऑड नेम है। और यहाँ पर लड़ते लड़ते उन दोनों को ही एक नाम पसंद आ जाता है और वो नाम होता है फ्लफी, जो कि वो डिसाइड करते हैं अपने नए ब्रांड का रखेंगे। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ते तो रहते थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स काफी डेवलप होती जा रही थी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ दूसरे लोगों का भी था। वहाँ पर एक लड़का आता है और उन दोनों को कहता है कि आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, क्योंकि आप दोनों तो इकट्ठे रह रहे हैं। वो बहुत कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि नहीं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और हाउस शेयर कर रहे हैं। लेकिन उस लड़के का कहना था कि मेरी दादी कहती है एक दिन तुम लोग बिजनेस पार्टनर की तरह से लाइफ पार्टनर भी बन ही जाओगे। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सन रे का बोर्ड हटा लिया जाता है वॉन्ग की पुरानी शॉप से। और यहाँ पर रे के नाम से मियाओ को अब काफी चिढ़ होती थी क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो था। उधर रे भी वेकेशन से वापस आया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक वॉन्ग से मूव ऑन नहीं कर पाया था। उसका फ्रेंड शेफ मशवरा देता है तो तुम उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, लेकिन इस बात का रे के पास कोई जवाब नहीं था। उधर म्याओ वॉन्ग को समझाता है कि तुम्हारी वर्क रूटीन कुछ इस तरह की है कि तुम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती क्योंकि तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करती। अब वो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाता है जिसके अकॉर्डिंग वो सुबह सुबह उठेगी, रात को लेट तक काम नहीं करेगी और खाना भी टाइम पर खाएगी।
अब वो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर से ऊपर होता होता वॉन्ग का बॉस भी बन गया था और उसे पता भी नहीं चलता। वो अक्सर उस पर रोब जमाता था और जब भी वो रूटीन को फॉलो नहीं करती थी तो वो आकर उसके हाथ से चीजें भी छीन लिया करता था। इवन के लेट नाइट उसे स्नैक्स भी नहीं खाने देता था। अब घर में रहते रहते म्याओ को एक दफा एक कोट नजर आता है जो कि एक्चुअली वॉन्ग ने ग्रे के लिए बनाया था। म्याओ ने वो पहना होता है तो ये देखकर वॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने बिना परमिशन उसकी चीज यूज की थी। अब ये देखते ही म्याओ भी समझ जाता है कि ये उसने रे के लिए बनाया था। वो भी गुस्से में आकर वो फेंक देता है और कहता है कि ना तो इसके कलर्स अच्छे हैं और ना ही इसका स्टाइल। अब इस बात पर वॉन्ग को गुस्सा आता है और वो कॉफी में बदल जाती है। उसे इतनी सारी लड़ाई करती है और कहती है कि तुम बॉस नहीं मेरे बिजनेस पार्टनर हो, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते हो और अपनी पसंद की रूटीन मुझसे कराना चाहते हो। इस तरह से मुझसे काम नहीं होता क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और टैलेंट अपनी मर्जी से आता है किसी टाइम टेबल को फॉलो किए बगैर। अब वो गुस्से में आकर सान के पास जाती है और उससे ये बातें शेयर कर रही होती है कि वहीं पर ही म्याओ उसे मैसेज करता है। वो वाकई शर्मिंदा था, उसकी लाइफ को हैंडल कर रहा था बिल्कुल वैसे ही एम्प्लॉइज की किया करता था। अब वो उसे इतने प्यार से म्याओ म्याओ करता हुआ सॉरी करता है कि वॉन्ग को भी हंसी आ जाती है। सान कहती है कि तुम उसका मैसेज पढ़ती हो तो लगता है कि बिजनेस पार्टनर का नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज पढ़ रही हो। वॉन्ग के पास एक कैट वाला मग था तो उसने अब म्याओ के लिए एक डॉग वाला मग ऑर्डर कराया था, लेकिन म्याओ ये चीज नोटिस ही नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वॉन्ग को बहुत इरिटेशन होती है। इतने में वो लोग अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं काम से रिलेटेड कि ऊपर से वहां पर कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि शिशी, कैन और ली थे जो उनको बताते हैं कि इन छोटी छोटी डिटेल्स को आप लोग हम पर छोड़ दें और आप लोग सिर्फ ऊपर के काम देखें, ये सारा कुछ हम लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे और अपने नए बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। म्याओ उनको बताता है कि देखो तुम लोगों को वो सैलरी नहीं मिल सकती जो वॉलनट पर मिलती थी, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई भी परवाह नहीं क्योंकि अपने बॉस के बिना काम पर अपना मन ही नहीं लगता था। और यहाँ पर म्याओ को और वॉन्ग को वो खुशी मिलती है जो कि देखने वाली होती है, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।